चलो डन। देखो यार, हमें टॉपिक स्टार्ट करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक चीज तो पता चली गई होगी, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 12th का फर्स्ट वॉल्यूम, कि चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, चाहे मैग्नेटिज्म की, सब कुछ लेना देना किस चीज से है? सबका इलेक्ट्रिक लेना देना चार्जेस। चार्जेस से है। वेरी गुड। तो यार, अगर सबका लेना चार्जेस से है तो सबसे पहले तो यही पता कर लेते हैं कि चार्जेस क्या क्या फिनोमिनन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला केस लूं, भाई मैं कह रहा हूं कि हमारा जो भी चार्ज है वो रेस्ट पे है। तो अगर हमारा चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या फिनोमिनन प्रोड्यूस कर सकता है? भाई नो रिस्पॉन्स। रिपीट। मैं कह रहा हूं कि भैया सब कुछ लेना देना चार्जेस से ही है, पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उन सबका लिंक चार्जेस से ही है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि चार्जेस क्या क्या फिनोमिनन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हमारा चार्ज रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, तो अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे है तो वो फिर कौन सा फिनोमिनन प्रोड्यूस कर सकता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर सकता है उस टाइम पे। तो इसलिए आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब पढ़ लिया आपने। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं कि भैया हमारा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अब वो क्या क्या फिनोमिनन प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड दैट इज यूनिफॉर्म। वेरी गुड। तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन साथ की साथ फिर वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर देगा। तो देखो, यहीं से हमें इंफॉर्मेशन पता चल गई है कि करंट करंट कब बनेगा, करंट कब प्रोड्यूस होगा। तो हमारा करंट की डेफिनेशन यहीं से है कि व्हेन द चार्ज इज इन मोशन, चार्ज फ्लो करना चाहिए तो ही करंट प्रोड्यूस होगा। और फिर थर्ड वाला फैक्टर, कि भैया अगर हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है तो इस केस में वो कौन कौन से फिनोमिनन प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक। वो तो सेकंड वाले में भी है। तो इसमें क्या चेंजेस होंगे? भैया चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी, मूव कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ही होगी, लेकिन एक और चीज ऐड ऑन हो जाती है। क्या चीज? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो हो ही गया। तो याद रखो, इधर एक और चीज हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे ये चार्जेस एनर्जी रेडिएट आउट करने लग जाते हैं। ये चीज आप मॉडर्न फिजिक्स के एटम्स चैप्टर में भी पढ़ोगे, कि जब भी हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने लग जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? जैसे लेमन सीरीज, बेलमर सीरीज, आपने शायद से केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा, यस सर। यस। कि जब यस सर। हमारा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो वो जब जंप करेगा तो वो हमारी कुछ ना कुछ रेडिएशंस देगा। लेमन सीरीज, बेलमर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज, उस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहां तक की चीजें क्लियर है, तो बढ़ चलूं आगे। यस यस सर। सर। Done. तो भैया हमें इतना पता चल गया कि चार्जेस का लेना देना क्या है, करंट का क्या डेफिनेशन होगी। तो भैया करंट की डेफिनेशन होगी फ्लो ऑफ चार्जेस। लेकिन कौन सा चार्ज मूव करने पे करंट प्रोड्यूस होगा? नेगेटिव। तो याद रखो। हाँ बोलो। नेगेटिव? किसी और को कुछ और आंसर है नेगेटिव के सिवा? नहीं, किसी को और कुछ आंसर ही नहीं है। डन। तो एक चीज बताओ, मैंने इधर करंट की डेफिनेशन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा है या फ्लो ऑफ चार्जेस लिखा है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो मतलब याद रखना, करंट का जो फॉर्मूला है, आपको ये भी पता चल गया होगा, करंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्यू बाई टी। तो यहाँ पे हम क्यू स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिख देते फिर, कि अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है तो याद रखो, करंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से है, करंट किसी भी चार्जेस के मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है। यार गिव मी अ मिनट प्लीज, गेटिंग एन इंपॉर्टेंट। चलो यार, सॉरी, अगेन कंटिन्यू। हाँ, तो मैं बोल रहा था यार, करंट होता है हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब इधर कोई भी चार्ज अगर मूव करेगा तो वो हमेशा करंट प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं, तो कंडक्टर्स के अंदर कौन से चार्जेस होते हैं जो मूव करते हैं?
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर के अंदर जो हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं भैया इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में कौन से चार्जेस मूव करते हैं? फ्री आयन। तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में फ्री आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयंस मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में दोनों चार्जेस की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। वेरस अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर में क्या होगा? इंसुलेटर के अंदर तो ना तो प्रोटॉन फ्री है ना तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इसके अंदर तो कोई करंट प्रोड्यूस होगा ही नहीं। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? यस सर। चलो डन। यस सर। अरे बढ़िया। तो यार अब यस यार सर। हम जो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, लेकिन याद रखना आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो ये फॉर्मूला जब हमारे पास चार्ज स्टेडी स्टेट तरीके से फ्लो कर रहा हो। स्टेडी स्टेट तरीके से फ्लो करने का मतलब क्या है? कि हमारा जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है। जैसे 1 सेकेंड में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स ही जा रहे हैं। एक कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है चार्जेस। लेकिन क्या ये जरूरी है कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट रेट से फ्लो करे? नो सर। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि चार्ज अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट में फ्लो करे। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते। हम उस केस में फॉर्मूला लिखते हैं आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। मतलब हम इस केस में इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या है? कि भैया हमारे करंट की वैल्यू हर एक टाइम पे अलग अलग आ रही है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना चाहता हूं तो मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई है? यस यस सर। यस सर। बढ़िया। वेरएस अगर मैं एवरेज करंट निकालना चाहूं तो एवरेज करंट होता है हमारे पास डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी मतलब मैं फाइनल चार्ज फाइंड करूंगा, इनिशियल चार्ज फाइंड करूंगा, T2 माइनस T1। लेकिन आपको इन दोनों पे ही मेनली वर्क करना है। तो पहले यहां तक सारे फॉर्मूलेज लिख लो, फिर एक एक करके डील करते हैं। डन सर। डन। डन सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लो बाकी लोग भी, 1 मिनट बस। डन सर। ओके गुड। हाँ रोहित, 1 मिनट बैक स्लाइड शो कर देता हूँ, ये लो। डन सर। डन। चलो 1 मिनट दो यार बस मेरे को। चलो लेट्स कंटिन्यू यार। चलो आगे बात करते हैं। यार जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से डिस्कस करना स्टार्ट कराता हूं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, नीट एग्जाम में आया हुआ है, तो चेक करो ये सॉल्व होता है या नहीं होता। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारा किसी भी एक कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और उसकी वैल्यू, उसकी इक्वेशन हमें गिवन है, Q इक्वल्स टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी। ये इक्वेशन गिवन है, जहां पे उसने बोला है कि ए बी और सी ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है, और हमें इन कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू 5 गिवन है, बी की वैल्यू हमें 3 गिवन है, और हमें सी की वैल्यू 1 गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फाइंड दी इंस्टेंटेनियस करंट। करंट फाइंड करो कौन से टाइम इंटरवल पे? एट द टाइम ऑफ 5th सेकेंड। तो क्या आप ये चीज कैलकुलेट कर पाओगे? इंस्टेंटेनियस करंट, यस सर। ट्राई टू कैलकुलेट। ट्राई टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस करंट। तो अभी मैंने आपको पीछे ही फॉर्मूला लिखवाया है। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डी क्यू बाई डी टी वाला फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। तो मतलब आपको अल्टीमेटली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। रियांश आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस इक्वेशन को टाइम्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। जब आप इस इक्वेशन को टाइम्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो देखो, जब मैं करंट कैलकुलेट करूंगा तो करंट इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। इतना डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, मैंने भी बता रखा है। बताओ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा? सर 2AT प्लस B प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। बिल्कुल, 2AT प्लस बी और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हो गई 0। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब बस मेरे को सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 2 इंटू ए की वैल्यू है 5, कितने टाइम इंटरवल पे करंट निकालने के लिए बोला है उसने? 5th सेकंड पे। प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसको सॉल्व कर लो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा फाइनल आंसर, बता दो फटाफट। 53। 53 एम्पेयर्स। डन सर। डन, बढ़िया। चलो, सिमिलरली एक नेक्स्ट इजी सिंपल सा क्वेश्चन लो। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक ग्राफ गिवन है बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। कि भैया हमें पता है कि हमारा जो करंट है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, और ग्राफ हमें कुछ इस टाइप का गिवन है कि ये हो गया हमारा पास 0 सेकेंड, ये हो गया हमारे पास 5 सेकेंड्स, और ये लास्ट में हमें गिवन है 10 सेकेंड्स, सेकेंड्स में। और यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू गिवन है 0, और यहाँ पे गिवन है 5 एम्पेयर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए? फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो या ड्रॉन। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज flowed during the time interval of 10 seconds. During time interval of t equals to 0 से लेके 10 seconds तक। तो मेरे को बताओ अब इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब की बार आपको करंट नहीं निकालना अब। एवरेज फॉर्मूला। नहीं, एवरेज फॉर्मूला तो आप तब निकालते ना जब आपको चार्ज की वैल्यू गिवन होती, चार्ज की कोई इक्वेशन गिवन होती। तो मैं Q1 निकालता, Q2 निकालता और सब्ट्रैक्ट करता। लेकिन इधर तो मेरे को चार्ज ही निकालना है। सर I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यार हमें पता है, देखो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर दो। भैया आई होता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो मेरे को चार्ज फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज करूं तो चार्ज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू IT। क्यू इक्वल्स टू आई टी। अब याद रखना, जब दो चीजें डिवाइड होती हैं तो हम ग्राफ में स्लोप फाइंड करते हैं, लेकिन जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तो ग्राफ में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एरिया। तो आपको 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक के लिए चार्ज फाइंड करना है ना। तो मतलब आप 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक इस पूरी चीज का एरिया कैलकुलेट करोगे। तो अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या आप इसका एरिया कैलकुलेट करके दे सकते हो? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, ट्राई टू कैलकुलेट द एरिया। एरिया कैलकुलेट करके मेरे को बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। भाई थोड़ा जल्दी ट्राई टू कैलकुलेट द एरिया। क्षितिज 50? नहीं यार 50 नहीं आ रहा। देखो, जब मैं इस चीज का एरिया निकालूंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला पार्ट क्या बन रहा है? ये वाला पार्ट एक ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा वाला पार्ट या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर बन रहा है। तो जब मैं टोटल चार्ज फाइंड करूंगा तो इधर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ जो भी ये स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ हाफ ट्रायंगल का इंटू फॉर्मूला होता है 1.2 हाफ into base बेस into इंटू height। हाइट, वेरी गुड, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाफ बेस, इधर बेस की वैल्यू कितनी है? इधर 5। बेस की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू 5।
इनटू हाइट, तो मेरे को बताओ हाइट भी कितनी है? 5. वो भी 5 है। गुड। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो जो ये रेक्टेंगल आ रहा है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 5. भी 5 है और इसकी ब्रेथ भी 5 है। तो जरा इसको सॉल्व करो और मेरे को बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। तो 5 इंटू 5 ये तो हो गया 25, 5 इंटू 5 25, 25 का So हाफ करना है। 37.5. वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.5। इन दोनों को ऐड करूंगा तो फाइनल आंसर आएगा 37.5 और हमने फाइंड किया है टोटल चार्ज 37.5 कूलम्स। क्या भैया ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. बढ़िया। अरे दिवेश बिल्कुल सही, तुमने तो पूरा आंसर ही टाइप करके भेज दिया। चलो अब बताओ, मेरे को ये बताओ कि करंट करंट के पास यार वैल्यू भी होती है, मैग्नीट्यूड भी है, और करंट के पास डायरेक्शन भी होती है। अगर करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो करंट किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? Sir, scalar है. स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? सर क्योंकि जब डिफरेंट वायर से करंट फ्लो करता है तो उनका एंगल नेट अमाउंट ऑफ द करंट को मतलब अफेक्ट नहीं करता. वेरी गुड, बिल्कुल यही। तो यार देखो जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में, भाई मैं कह रहा हूं कि इधर मेरे पास कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर्स, इधर कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर्स, और ये पॉइंट ओ है। तो अगर आप देखो पॉइंट ओ मेरा जंक्शन बन रहा है। जंक्शन मतलब सारी वायर्स वहीं पे कनेक्टेड है, वायर 1, वायर 2, वायर 3। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि वायर 3 में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो सीधे सीधे आप क्या देखोगे? सीधे सीधे आप ये देखोगे कि कितना करंट एंटर कर रहा है और कितना करंट बाहर निकल रहा है। तो मेरे को बताओ पॉइंट ओ पे कितना करंट एंटर कर रहा है? सर 7। 7 एम्पेयर्स, 2 और 5 का। तो इसलिए यहाँ पे कितना करंट बाहर निकलना चाहिए? यहाँ पे 7 टोटल करंट 7 एम्पेयर्स बाहर निकलना चाहिए। तो क्या इधर मैंने करंट को डायरेक्टली ऐड कर दिया या उनके बीच का जो एंगल था उसको भी कंसिडर किया मैंने? सर डायरेक्टली ऐड. डायरेक्टली ऐड कर दिया। मतलब ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, क्योंकि अगर ये वेक्टर एडिशन फॉलो करता तो इसमें मेरे को एंगल भी देखना पड़ता। तो जब ये वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो कर रहा है, ये सिंपली डायरेक्टली ऐड कर रहा है, तो इसलिए याद रखना कि हमारे पास करंट कैसी क्वांटिटी होगी? करंट Scalar. स्केलर क्वांटिटी होगी। भले इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डन डन यस डन, सर। इतनी बात भी क्लियर हो गई? यस सर। बढ़िया भाई बढ़िया। तो अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो बढ़ चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। भैया अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यार मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, मतलब कोई एक रॉड है या सिंपली कोई एक वायर है, और ये वायर कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, किसी भी बैटरी वगैरह से कनेक्टेड नहीं है। तो यार अगर ये कंडक्टर है तो हमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी पता है, कंडक्टर के अंदर तो मेरे चार्जेस फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए, तो मेरे को बताओ अगर एक वायर को अगर मैं किसी चीज से कनेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा भी या नहीं कर रहा होगा? नो सर। लेकिन करंट की डेफिनेशन तो यही थी, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इधर तो चार्जेस मूव कर रहे हैं क्योंकि ये फ्री है मूव करने के लिए, तो फिर इसमें करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोवाइड हो रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? सर इनको अपोजिट डायरेक्ट कर रही है जिसकी वजह से ये क्लोज सर्किट में मूव कर पा रहे हैं. बिल्कुल सही। यार देखो होगा क्या, जब मैं एक कंडक्टर को लूंगा और उसको किसी चीज से कनेक्ट नहीं करूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे होंगे, लेकिन ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रैंडम मैनर में मूव करते हैं। तो इनका मूवमेंट अभी कैसा है? इनका मूवमेंट अभी बिल्कुल रैंडम है। अगर इनका मूवमेंट बिल्कुल रैंडम है, तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है चार्ज पार्टिकल्स का, तो बताओ कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? जीरो। वेरी गुड। जब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? जीरो। जीरो. मैंने एवरेज वेलोसिटी क्यों ली है? क्योंकि आपने ये चीज
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में भी पढ़ी है कि यार हर इलेक्ट्रॉन के पास सेम टाइप ऑफ एनर्जी नहीं होती, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी होती है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इसलिए हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो, अगर इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो करंट कितना आएगा, करंट Zero. आएगा 0 जीरो। लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी क्या करती है, अब वो चीज समझो। हालांकि अभी तो आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको उसमें पढ़ लेंगे, बस ब्रीफ में फटाफट ऐसे क्विक उसमें, कि भैया ये मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको बैटरी से, तो बैटरी क्या करती है, बैटरी एक कांस्टेंट पोटेंशियल देती है। अगर बैटरी एक पोटेंशियल दे रही है, कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ लेंथ है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है। Yes, sir. yes sir Yes, sir. मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। So V is equal to ED. वेरी गुड, V इक्वल्स टू ED। तो भैया क्या मैं ये कह सकता हूं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई होगी क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है और कुछ ना कुछ लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में हुई होगी सेटअप, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। Positive to negative. तो positive इलेक्ट्रिक to फील्ड तो पॉजिटिव टू negative नेगेटिव जाती है, तो इधर मेरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर मेरा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो याद रखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है वो सेटअप हुई है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड सेटअप हुई है तो जो मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर मूव करेंगे, लेफ्ट में Left या hand राइट side. में। left hand side अरे बहुत बढ़िया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में मूव करने लग जाएंगे। अब मेरे को बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या ये रैंडमली मूव कर रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पैटर्न में मूव कर रहे हैं, Particular direction. पर्टिकुलर particular डायरेक्शन direction में। वेरी गुड, तो अगर अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना तो अब इनका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। इनका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो नहीं है अब, तो इनकी जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी जीरो नहीं होगी, और हमें यही कैलकुलेट करनी है। इनकी अगर हम फाइनल एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो फाइनल एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां तक भी नोट डाउन करके चलो, फिर आगे बढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। done sir अरे Done, क्या sir. बात है, हाथ क्या छपाई चल रही है, मतलब बढ़िया। हाँ, चलो तो लेट्स प्रोसीड। यार अब एक चीज देखो, मैंने एक चीज आपको देख ली कि भैया यहाँ पे तो सेटअप हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई और मेरे जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर मैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चालू हो जाता है। तो इस पे क्या मैं लिख सकता हूँ कि इस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी एग्जर्ट हो रहा होगा, इस Q पे into E इलेक्ट्रोस्टैटिक or फोर्स, E q into E. into e ई इंटू ई। ई इंटू ई कैसे आया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, और इधर इधर क्यू की वैल्यू कितनी होगी, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई। e अगर मेरे को फोर्स मिल गया है तो क्या मैं एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये Yes, चार्ज sir. पार्टिकल कितनी एक्सीलरेशन फील कर रहा होगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो मेरे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ई बाय एम। क्या यहां तक भी कोई दिक्कत। No, sir. Done. अब कॉन्सेप्ट को समझो हो क्या रहा है। यार ये मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये एसिलरेट हो रहे हैं, एसिलरेट हो रहे हैं मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो जब ये एसिलरेट होंगे तो होगा क्या, एसिलरेशन की वजह से ये आपस में बाकी चार्ज से टकराने लग जाएंगे। क्योंकि खुद सोचो, जो चार्ज बेचारा चुपचाप धीरे धीरे चल रहा है वो कम लोगों से टकराएगा, लेकिन जो चार्ज ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो भैया उसके टकराने के चांसेस भी तो ज्यादा होंगे ना। Yes, sir. तो इधर भी वही हो रहा है कि भैया ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर रहे हैं, एसिलरेट हो रहे हैं। अगर ये सारे के सारे चार्जेस एसिलरेट हो रहे हैं तो ये आपस में टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, और कोलिजन की वजह से इनकी जो ये एसिलरेशन इन्होंने गेन करी थी वो एसिलरेशन ये लूज कर देंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा हूं, मेरे से एकदम से कोई टकरा गया तो डेफिनेटली मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, मेरी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो जो टकराने के बाद एक्सीलरेशन लूज होती है और हमें वेलोसिटी मिलती है, उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन। इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन कर करके एक कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करता है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो मेरे को कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो क्या मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ v इक्वल्स टू u प्लस at? यस सर। Yes, sir. बढ़िया भैया, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो v1 इज इक्वल टू u1 इंटू at1। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करूंगा तो u2 प्लस a इंटू t2। मेरे को तो एवरेज निकालना है। अगर मेरे को एवरेज निकालना है मतलब मेरे को इन सारी वेलोसिटीज को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड करना है। तो भैया ये हो जाएगा u1 प्लस u2 इस तरीके से डिवाइडेड बाय n प्लस एक्सीलरेशन इंटू t1 प्लस t2 इस तरीके से डिवाइडेड बाय n। चेक करो यहां तक जो मैंने फॉर्मूला लिखा क्या समझ में आ गया है? Yes, यस sir. सर। ये Yes, बन sir. जाएगा इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, ये बन जाएगा एक्सीलरेशन, ये बन जाएगा आपका एवरेज टाइम। और इस एवरेज टाइम को हम क्या कहते हैं? Relaxation. वेरी गुड, Relaxation रिलैक्सेशन टाइम। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट ई बाय एम इनटू टाउ, इक्वेशन 1। यहां तक अच्छे से चेक करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर मैं फटाफट आगे कंटिन्यू कर दूं। नो सर। Sir. बढ़िया No, sir. यार, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमें अलग चुन ले, हम शांति नहीं बैठना चाहते। अब मैं करंट का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, इन सब का फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैंने पता कर लिया कि करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो भैया हमें करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में तो चाहिए ना, इसलिए। पलविंदर ये लो, पहले आप प्रीवियस स्लाइड नोट डाउन कर लो, फिर हम करंट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जो जो फॉर्मूले में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। बलविंदर हो गया नोट डाउन? ओके डन। तो देखो भाई, मैंने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल। मैं इसकी करंट की वैल्यू लिखना चाहता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में। तो भैया हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल चार्ज का फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Annie. एन एन ई Any. डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन मेरे को टोटल चार्ज फाइंड करना है इस पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में, तो मेरे को इस पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को टोटल चार्ज मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, Yes. sir. तो एन ई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। भैया एन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एरिया चेंज नहीं हो रहा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। जो मेरा चार्ज एक लेंथ कवर कर रहा है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। और ये Velocity. वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप यहाँ पे वी डी की वैल्यू रख सकते हो। वी डी की वैल्यू इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या है? ई, कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ। क्या सही लिखा गलत लिखा? सही लिखा सर। सही है। बिल्कुल डन। यहां तक कंप्लीट करो, फिर आगे एक लास्ट स्टेप छोटा सा और बचा। Done, sir. कंप्लीट। डन। अब यार देखो क्या कर दो, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करना चाहता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको है ना सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम टर्म से डिवाइड कर रहा हूं। क्योंकि सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज का एडवांटेज मिल जाएगा मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का। तो मेरे पास आ जाएगा I इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वेयर ए इंटू पोटेंशियल इंटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एम एल। मैंने बोला कि हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। तो भैया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V बाय आई। तो आप V को यहीं रहने दो, I को यहां पहुंचा दो, ML को यहां पहुंचा दो, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। तो क्या आप मेरे को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता दोगे इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम? यस सर। बताओ जरा कितना आ रहा है?
आई को इधर ले जाओ, बाकी सारे टर्म्स को उधर ले जाओ, वी और आई को एक जगह छोड़ दो। So m upon n square tau L upon A. तो ये अगर मैं v बाय आई लिखूं तो मेरे पास इधर आ जाएगा एम एल डिवाइडेड बाय एन ई NE स्क्वायर square. ए इंटू टाउ। ये फाइनल फॉर्मूला आना चाहिए ऑफ रेजिस्टेंस का। Yes, sir. Yes, sir. अब किसी को रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला भी पता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड एरिया वगैरह? Sir, R is equal to rho L by Yes. A. L upon रो A. एल बाय ए। तो इसके इक्वेट कर दो इन दोनों इक्वेशंस को और मेरे को रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बता दो इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। इस पे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दो। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सॉरी 3 होगी ना ये इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन दोनों को इक्वेट करके मेरे को रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। Sir, m over n is a tau. तो भाई सीधी सीधी बात है, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूंगा तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कुछ बच जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। भाई सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा कि मैं अगर किसी भी चार्जेस का रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज कर दूं। अब रिलैक्सेशन टाइम किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, ध्यान दो। मैंने आपको रिलैक्सेशन टाइम की अभी क्या डेफिनेशन बताई थी? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? Time between two successive collisions. टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। बिल्कुल बढ़िया। तो देखो अब क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया मैंने किसी भी एक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। अगर मैंने किसी भी एक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो आपको बताना है कि भैया रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा और आपको बताना है कि उसके रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। सर रो जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी, और टाउ जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है फिर। बिल्कुल सही। तो भाई सीधी सीधी बात क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, हमारे चार्जेस काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाएंगे, वो और ज्यादा विग्रेसली मूव करेंगे, तो वो और ज्यादा कोलाइड करेंगे जल्दी जल्दी, तो उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो डिक्रीज। जाएगा। अब रेजिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमारे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें एक चीज पता चल गई कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली या इनवर्सली? तो हमें पता चल गई डायरेक्टली कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता चले जाएगा। और इसी पे बेसिस पे हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला आ गया था। फॉर्मूले की डेरिवेशन में हमें नहीं जाना है। रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर का डिफरेंस, आर नॉट हो गया टेम्परेचर एट दी बेस सॉरी रेजिस्टेंस एट दी बेस टेम्परेचर, मतलब या तो 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस, जो भी बेस टेम्परेचर गिवन होगा। और अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, हाँ या ना? सर डेल्टा टी क्या बताया? डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, कि मैंने कंडक्टर का टेम्परेचर कितना ज्यादा इंक्रीज या कितना ज्यादा डिक्रीज करा दिया। ओके सर। और अल्फा कांस्टेंट होता है किसी भी एक मटेरियल के लिए, वो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। अल्फा इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। आर नॉट रेजिस्टेंस एज दी बेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, या कभी कभी बेस टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस गिवन होता है क्वेश्चन में, या कभी कभी रूम टेम्परेचर भी गिवन होता है। और आर टी मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेरे को उसकी नया रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। Yes, sir. Done, sir. डन। चलो भैया, तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक हो गया जो मेन अपन को करना था। अब बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ, बढ़े आगे। यस सर। Yes. Yes, sir. बढ़िया। तो भैया अब थोड़ा सा नेक्स्ट उस पे आ जाओ कि बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भैया हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया।
ये मैंने लिया कंडक्टर और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। मैंने आपको बोला कि भैया हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी भी चार्जेस के मूव करने की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या अज्यूम कर लो कि इस कंडक्टर में जो चार्ज मूव कर रहा है वो कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। क्या इतना अज्यूम कर सकते हो? यस सर। डन। Yes. बैटरी की जो ये बड़ी वाली टर्मिनल है, ये कौन सी टर्मिनल होगी, हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल? हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल, HP। और ये वाली टर्मिनल होगी लो पोटेंशियल, तो LP। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो यार, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, इसलिए मेरे ये पॉजिटिव चार्ज अभी किधर मूव करके जा रहे होंगे, मेरे पॉजिटिव चार्जेस राइट हैंड साइड मूव करते हुए जा रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई है? यस सर। डन। तो पॉजिटिव चार्ज मूव करा मूव करा मूव करा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन फील करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा और अगर वो मूव कर रहा है, जो मैंने अज्यूम कर लिया, तो यार सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेता तो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड मूव करके सारा का सारा कहाँ कलेक्ट हो जाता, Positive. पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो मेरे को एक बार बताओ, जब सारा का सारा चार्ज यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया है तो मतलब अब ये चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें करंट की डेफिनेशन पता है, करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो करना चाहिए। तो अगर हमारा चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर रहा तो मेरे को बताओ इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगा फिर? भाई मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया। Yes, sir. डन। भाई मैं रिपीट कर देता हूँ, करंट के लिए हमें चाहिए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस, कि मतलब जो मेरा चार्ज है वो कंटिन्यूअस इस सर्किट में फ्लो करता रहे, वो रुके ना। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आके रुक जाएगा नेगेटिव प्लेट पे और नेगेटिव चार्ज आके रुक जाएगा पॉजिटिव प्लेट पे। तो उसके बाद तो चार्जेस रुक गए, तो फिर इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, चार्जेस तो रुक चुके हैं। अब क्वेश्चन क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सोचो फटाफट एंड मेरे को 1 मिनट दो। सर पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल यही हो रहा है। देखो अब क्या होता है, अब मैं ना बैटरी का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। बैटरी का डायग्राम थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूं। भैया हुआ क्या था, हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके रुक गया था। पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव प्लेट, ये दोनों रिपेल कर रहे होंगे, वेयरएस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे अभी राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। अब यहीं पे हमारी बैटरी का रोल आता है। बैटरी क्या करती है, अपने केमिकल रिएक्शन की वजह से, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, वो अपने केमिकल रिएक्शन की वजह से इसको एक फोर्स देने लग जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर बैटरी ने फोर्स दिया है इसको अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये चार्ज है ना, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करके यहाँ पे मूव करता करता यहाँ पे ट्रेवल करता हुआ आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. एक बार पॉजिटिव चार्ज, Sir. रोहित क्या बोले, यस बोले या नो बोले? Yes. Sir, एक बार बता दो. एक बार फिर से बताना है, चलो ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं एक दूसरे उस पे। भाई मैंने कहा ये हमारी बैटरी है, मेरे को बताओ सारा पॉजिटिव चार्ज किधर आके रुक गया था? नेगेटिव साइड में। Negative नेगेटिव के पे, पास. मतलब यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आके रुक गया था। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को किधर खींच रहा है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट हैंड साइड में लग रहा होगा, ये बात तो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डन। अरे बढ़िया दे। लेकिन मेरे को तो चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो कराना है, तो अगर चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो कराना है तो यहीं पे हमारी बैटरी मदद करती है। बैटरी क्या करती है, अपने केमिकल रिएक्शन की वजह से वो एक दूसरा फोर्स प्रोवाइड करने लग जाती है, फोर्स गिवन बाय द बैटरी। अब बैटरी अपने फोर्स दे के क्या कर रही है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को है ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के फोर्स को ओवरकम करके यहाँ पे मूव करा रही है। चेक करो अब ये बात समझ में आई है या फिर से रिपीट करूं? Done, sir. Yes, sir. सर। डन।
तो अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके भैया ये यहाँ पे आ गया। एक बार मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके ये फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्टर में। पॉजिटिव ये फिर कंडक्टर से में। कंडक्टर में पहुंच गया, फिर से नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर लेगा, फिर से बैटरी उसको यहाँ पे जंप करा देगी। तो देखो मेरा अब क्या चार्ज पूरा एक कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस सर। Yes, sir. कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। तो भैया यही काम होता है बैटरी का। अगर मैं तुमसे पूछूं बैटरी का काम क्या है, तो बैटरी का काम होता है एक चार्ज पे काम करना, वर्क डन ऑन द चार्ज। वो चार्ज पे काम करता है, और क्यों काम करता है, ताकि मेरा चार्ज क्या करता रहे, पूरे सर्किट में फ्लो करता रहे। Yes, sir. तो यहां लिख देता हूं बैटरी का काम क्या है, टू मेक द चार्ज फ्लो थ्रू द कंप्लीट सर्किट, टू मेक द चार्ज फ्लो थ्रू द कंप्लीट सर्किट। तो अभी देखो बैटरी फोर्स लगा रही है, ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये बैटरी का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। क्यों होगा इन ये दोनों बराबर, अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए तो बताओ नेट फोर्स कितना आएगा, 0. नेट Zero. फोर्स 0 आएगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि जो ये मेरा चार्ज पार्टिकल था ना, ये चार्ज पार्टिकल मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और मेरे को चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कराना है। क्योंकि अगर मैंने चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कराया तो वो क्या करने लग जाएगा, EMF produce. EM वेव्स प्रोड्यूस करने लग जाएगा, जो कि मेरे को नहीं करानी। तो इसलिए हम इस चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हैं। तो बैटरी उतना ही फोर्स देगी जितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट चुपचाप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सके। तो भैया अगर बैटरी फोर्स लगा रही है और बैटरी के पास लेंथ भी है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ बैटरी ने कुछ ना कुछ वर्क किया है, Yes, sir. यस क्योंकि सर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन एफ का इनटू फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स फोर्स इनटू इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भैया फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसने सेटअप करी थी, बैटरी ने, इनटू लेंथ। फिर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, Potential. पोटेंशियल Potential. के बराबर। तो अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट किया है ये, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, Potential. पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो इससे हमें क्या पता चला कि ईएमएफ का मतलब सीधा सीधा पोटेंशियल के ही बराबर होता है। लेकिन फिर यार कुछ हम ईएमएफ अलग से क्यों फाइंड कर रहे हैं और पोटेंशियल ओम्स लॉ वाला अलग से क्यों फाइंड कर रहे हैं, ये बताओ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा, फिर अपना आंसर सोचना। भाई हमने देखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब जो बैटरी ने वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज, ईएमएफ की वैल्यू पोटेंशियल के बराबर ही आ रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जब ईएमएफ की वैल्यू पोटेंशियल के बराबर ही है, तो पोटेंशियल तो ऑलरेडी मेरे को ओम्स लॉ ने दे दिया था, तो फिर हमने अलग से ईएमएफ क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। सर क्योंकि ये उस टाइम का ईएमएफ है जब तक हमने कोई डिवाइस नहीं लगाया जो मतलब करंट को खाए। ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझो कि भैया ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या है। एक सर्किट डायग्राम से समझ लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मेरे को बताओ करंट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। High potential to low. Low to high. अरे नहीं, कोई भी चीज हमेशा हाई टू लो ही फ्लो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 11th में पढ़ा होगा, हीट हीट फ्लो करती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो हीट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। हाई टू सर हाई से लो. High से low. तो याद रखना कोई भी चीज फ्लो करती है हाई टू लो। तो भैया ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा क्योंकि ये हाई टर्मिनल है, और वो नेगेटिव की तरफ एंटर करेगा। अभी मैंने आपको कहा कि भैया करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ए बी सी और ये डी, और यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो मेरे को बताओ अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या बी का। सर ए का. A का. ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बी, तभी तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर पा रहा है। सिमिलरली मेरे को बताओ अगर मैं बी और सी को कंपेयर करूं तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का। B. बी का। वेरी गुड। सिमिलरली अगर सी और डी को कंपेयर करूं तो
C. C. डन, बहुत बढ़िया। अब लेकिन एक चीज याद रखो भैया, ओम्स लॉ ने हमें कहा था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर। मतलब मेरा पोटेंशियल कब ड्रॉप होगा? मेरा पोटेंशियल तब ड्रॉप होगा जब रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस सिर्फ कौन सी वायर में लगा हुआ है? BC. तो इसलिए ये BC. चीज बिल्कुल सही है। क्या AB में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है? No, No, sir. sir. तो याद रखना इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। और जिस वायर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता उस वायर को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली कंडक्टिंग वायर कहते हैं। क्या ये चीज समझ में नहीं आई या आ गई? सर आ गई सर। ठीक है। Done, sir. सिमिलरली C और D पे भी कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया है, तो ये भी परफेक्टली कंडक्टिंग वायर होगी। तो अगर इस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस जीरो, तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो। तो इधर V और C पे भी पोटेंशियल कितना होगा? सेम Same. होगा। अब एक चीज देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमने ये पोटेंशियल फाइंड किए हैं, क्या ये मैंने पूरे सर्किट के लिए फाइंड किए हैं या अलग अलग पॉइंट्स के लिए फाइंड किए हैं? अलग सर अलग 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 पॉइंट्स के लिए। तो जब मैं पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स के लिए फाइंड करूं तो वो हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो ओम्स लॉ ने दिया। तो याद रखना, ओम्स लॉ ने जो ये पोटेंशियल दिया है डेल्टा V, ये किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। Yes, sir. लेकिन जो हमने EMF कैलकुलेट किया है, क्या मैं चार्ज को किसी भी दो पॉइंट पे फ्लो करा रहा था या पूरे सर्किट में फ्लो करा रहा था? पूरे पूरे सर्किट सर्किट में. में। तो याद रखो, EMF का मतलब है पोटेंशियल, लेकिन किस चीज का पोटेंशियल? किसी भी दो पॉइंट्स का नहीं, पोटेंशियल थ्रू दी कंप्लीट सर्किट। क्या ये चीज समझ में आ गई अब? Yes, sir. तो जैसे कि अभी शायद से रियांशी ने या किसी ने बताया, तो बिल्कुल वही एक एग्जांपल बिल्कुल करेक्ट है कि भैया अगर मेरे पास बैटरी है और बैटरी को मैं किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं करूं, तो उस केस में जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा उसका EMF। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरे हाथ में एक बैटरी है, इसके ऊपर है ना एक रीडिंग लिखी हुई है, इस सेल के ऊपर, इस सेल के ऊपर रीडिंग लिखी हुई है 1.5 वोल्ट। तो मेरे को बताओ, ये 1.5 वोल्ट इसका EMF है या पोटेंशियल डिफरेंस है? EMF. EMF. वेरी गुड। तो जो बैटरी का वो होता है वो EMF होता है। तो यहाँ पे जो ये मेरे पास सेल है, इसका EMF होगा 1.5 वोल्ट। जब मैं इसको किसी एक सर्किट से कनेक्ट कर दूंगा, तो उन सर्किट के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे यहाँ पे यही वाला सर्किट ले लो, अगर मैं इन दो सर्किट के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, तो वो हमारा EMF नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा? Potential Potential difference. difference. अब एक चीज याद रखना, EMF हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि खुद सोचो, ज्यादा काम कौन कर रहा होगा? Sir, सपोज दो EMF. EMF. पहले सुन तो लेते। सपोज दो सपोज दो लोग काम कर रहे हैं, एक मैं हूं और एक सपोज किसको ले ले, दिवेश को ले लेते हैं। दिवेश क्या कर रहा है? चार्ज को B से लेके C तक पहुंचा रहा है बस। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं चार्ज को इस टर्मिनल से लेके पूरा घुमा के नेगेटिव टर्मिनल तक लेके आ रहा हूं। तो बताओ ज्यादा मेहनत किसने करी, मैंने करी या दिवेश ने करी? Sir, आपने। सर आपने की मैंने करी ना, क्योंकि मैं चार्ज को ज्यादा लंबे रास्ते तक पूरा घुमा के लेके आ रहा हूँ। भैया दिवेश ने तो क्या किया, सिर्फ B से लेके C तक छोड़ के चले गया। ये तो इसने तो ब्रेकअप कर लिया वैलेंटाइन वीक में। तो भैया मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने तो पूरा उसको रास्ता पूरा वो किया है। तो भैया मेहनत मैंने ज्यादा करी है, इसलिए याद रखना EMF हमेशा ज्यादा होगा किससे? पोटेंशियल से। Potential से। EMF का काम है पूरे सर्किट में घुमाना, पोटेंशियल का काम है किसी भी दो पॉइंट तक का घुमाना। यस सर। Done, अरे sir. बढ़िया। अब आई Done. ध्रुव के पास। डन। तो यहाँ तक पूरा Done, खींच sir. डालो जरा, इस पे अभी बहुत सारी इक्वेशन डिराइव करेंगे अब। Done, sir. Done. Done. अरे बढ़िया, चलो भाई। स्लाइड संजना, कौन सी स्लाइड शो करनी है? सर पीछे वाली पीछे वाली, ये लो। सर जिसमें बैटरी के बारे में लिखा था। अच्छा, जिसमें बैटरी के बारे में लिखा था, ये वाला। बैटरी का काम है टू मेक द चार्ज फ्लो थ्रू द कंप्लीट सर्किट। डन सर। डन, चलो। तो भैया अब इस इक्वेशन पे ध्यान देना, चेक करना आपको ये इक्वेशन समझ में आती है या नहीं आती। डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, मतलब मैंने क्या किया, ये बैटरी ली और इस बैटरी को मैंने किसी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी को किसी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस से कनेक्ट कर दिया है।
इलेक्ट्रिक अप्लायंस का रेजिस्टेंस होगा आर, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये इसका ईएमएफ ई। अब एक चीज मेरे को सोच के बताओ पहले तो, यार आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी किसी वायर से हम चार्ज को फ्लो कराते हैं, मूव कराते हैं, तो चार्ज को कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फील होती है या कुछ ना कुछ रुकावट मिलती है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस। 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 तो याद रखो रेजिस्टेंस, ये जो कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल आर हमारा कहलाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब किस चीज का? वायर का, या फिर बल्ब का, इलेक्ट्रिक अप्लायंस का। लेकिन अभी हमने क्या किया था, हमने चार्जेस को बैटरी के अंदर भी तो मूव कराया। तो अगर मैं चार्ज को बैटरी के अंदर मूव करा रहा हूं, तो क्या इसको भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा सर। इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो इंटरनल चीज, रेजिस्टेंस। वेरी गुड, तो वो जो बैटरी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, Yes, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ड्रॉ किया जाता है, और इसको हम ड्रॉ करते हैं स्मॉल आर से। तो कंफ्यूज मत होना, कैपिटल आर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, वेरे स्मॉल आर है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब बैटरी का रेजिस्टेंस। भैया करंट की डायरेक्शन मार्क कर दो। करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से लेके घूम फिर के कहां जाएगा ये? नेगेटिव टर्मिनल। डन। अब इस वाले पॉइंट को ले लो कुछ ना कुछ सी, और इस वाले पॉइंट को ले लो डी। मेरे को बताओ ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का लो लिखूं या हाई लिखूं? लो। लो। इस वाले को हाई या लो? हाई। 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 तो हाई को एच से लिखूंगा, लो को एल से लिखूंगा। सिमिलरली मेरे को पॉइंट सी और डी बताओ, पॉइंट सी और डी में से कौन सा लो होगा, कौन सा हाई होगा? सी लो का सर सी। और डी हाई। B high, D low. भाई मेरा करंट सी तो से लेके C डी high. तक जा रहा है, तो सी सर क्या सी होना हाई चाहिए? होगा, डी लो होगा। सी हाई होगा, डी लो। क्या सबको ये बात क्लियर हो गई है? Yes, सर। कुछ लोग सोच रहे होंगे Yes, सर लो लो साथ में आ गया, अरे भैया ये चलता है, ये आ सकता है। हमें तो इन दो पॉइंट्स के बीच में देखना है। करंट मेरा सी से लेके डी तक जा रहा है, तो सी हाई होगा और डी लो होगा, तभी तो सी से लेके डी तक जाएगा। डन। Yes, sir. यस करंट की सर। वैल्यू आई, करंट की वैल्यू आई। अब देखो हमें टारगेट क्या है कैलकुलेट करने का। हमारा टारगेट है कैलकुलेट करने का वी ए माइनस वी बी। मेरे को ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? अब ऊपर वाले सर्किट को भूल जाओ, मेरे को तो सिर्फ पॉइंट ए चाहिए और पॉइंट बी चाहिए। ए है मेरा फाइनल पॉइंट और बी है मेरा इनिशियल पॉइंट। तो मतलब मैं ट्रैवल कैसे कर रहा हूं, मतलब मैं जो भी इक्वेशन लिखना चाहता हूं वो बी से लेके कहां तक लिखूंगा? बी से ए। लेके ए तक लिखूंगा, क्योंकि बी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ए मेरा एंड पॉइंट है। तो मेरे को बताओ, जब मैं बी से लेके सी तक पहुंचा, फिर सी से लेके डी तक पहुंचा, तो जब मैं सी से लेके डी तक पहुंचा, तो मैं हाई टू लो ट्रैवल कर रहा हूं या लो टू हाई? सर हाई टू लो। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, देख लेना ध्यान से। जब मैं सी से लेके डी तक ट्रैवल किया, तो बेसिकली मैंने ट्रैवल किया हाई टू लो। तो जब मैं हाई टू लो ट्रैवल कर रहा हूं, तो मेरी एनर्जी कम हुई है या इंक्रीज डिक्रीज हुई है? इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, मतलब क्या हुआ है? सर डिक्रीज। तो एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, मैं जब सी से लेके डी तक गया, तो मैं लिखूंगा नेगेटिव। कितना करंट फ्लो कर रहा है इससे, रेजिस्टेंस से? आई। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल स्मॉल आर। आर। हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अब आ जाओ बैटरी पे। भैया जब मैं गया सी से डी तक, तो अब मेरे को डी से पहुंचना है ए तक। जब मेरे को डी से ए तक पहुंचना है, तो मेरे को बीच में टकरा गई बैटरी। तो बीच में बैटरी टकरा गई, तो मैं लो टू हाई गया या हाई टू लो गया? सर लो टू हाई। too high. वेरी गुड। जब मैं डी से ए तक गया हूं, तो बेसिकली मैंने लो टू हाई ट्रैवल किया है। तो अगर मैंने लो टू हाई ट्रैवल किया है, तो मतलब एनर्जी मैंने गेन करी है। तो इसको किससे डिनोट इंक्रीज। करेंगे? Plus. प्लस। पॉजिटिव से। तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉजिटिव। मेरे को लिखना है पोटेंशियल, तो बैटरी का पोटेंशियल क्या कहलाता है? ईएमएफ। ईएमएफ। तो ईएमएफ। तो देखो मेरे पास इक्वेशन क्या आई है, मेरे पास इक्वेशन आई डेल्टा वी ए बी इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। ई एम एफ में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करके मेरे को पोटेंशियल मिल रहा है दो पॉइंट्स के बीच का। तो मेरे को ये चीज, क्या मैं कह सकता हूं, प्रूव हो गई मेरी ये चीज कि ई एम एफ हमेशा पोटेंशियल से बड़ा आएगा। यस सर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बिल्कुल माइंड में बिठा लो। अभी इस इक्वेशन में आगे चल के बहुत काम करेंगे। तो चेक कर लो ये इक्वेशन जो मैंने लिखना सिखाया, क्या वो प्रॉपर समझ में आई भी है या नहीं आई? डन सर। Yes. डन सर, आ गई। आ गई, बढ़िया। डन सर। डन।
तो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस में इक्वेशन को लिखने की कोशिश करना, चेक करना कि आपको वो इक्वेशन समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। भैया हमारे पास नेक्स्ट केस है चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। आप मेरे को बताओ, आप अपना सेल फोन कैसे चार्ज करते हो? चार्जर के साथ। चार्जर से। अबे तो चार्जर कहीं कनेक्ट करते हो या हवा में लटका देते हो? सर स्विच Yes, से sir. connect। Which? हाँ हाँ। तो भाई अल्टीमेटली फोन चार्ज हो कैसे रहा है? आपके फोन के पास कुछ ना कुछ बैटरी है, आपके फोन में भी बैटरी है, ये तो मानते हो ना? यस सर। Yes, sir. डन। आपके फोन की बैटरी का कुछ ना कुछ वोल्टेज है। मैंने इसको अपने घर के मेन स्विच से कनेक्ट किया, तो किसका वोल्टेज ज्यादा है, मेरे सेल फोन का या मेरे घर के मेन स्विच का? सर मेन स्विच का। घर सर की मेन स्विच का। मेन स्विच का। तो भैया इसलिए होता क्या है, करंट हाई टू लो फ्लो करता है। तो इसलिए जब मैं अपने फोन को कनेक्ट करता हूं मेरे घर के मेन स्विच से, तो मेरे घर का मेन स्विच का पोटेंशियल ज्यादा है, फोन का पोटेंशियल कम है। तो इसलिए करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा? क्या मेरा फोन मेरे घर को करंट देगा या मेरे घर का करंट फोन को करंट देगा? घर का घर करंट का करंट को करंट देगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना? यस Yes, सर। sir. तो यही चीज हम कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ अ बैटरी में। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी में मैंने क्या किया, भाई जिसने जो भी बोला क्या किसी को कुछ समझ में आया? इसकी आवाज बहुत No, ब्रेकडाउन हो रही है। sir. नो सर। नो सर। No, sir. आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो रही है, मतलब कुछ क्लियर ही नहीं हुआ कि आपने क्या बोला है। तो अगर आपको कुछ बड़ा सा डाउट है तो यार एक बार आप भले ही मेरे को मैसेज में सेंड कर दो। चलो, हाँ तो मैं चार्जिंग ऑफ बैटरी में बता रहा था। चार्जिंग ऑफ बैटरी में हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे से सेल को मैं बड़े सेल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। तो जब मैं छोटे से सेल को बड़े सेल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, तो अब की बार ये छोटा सेल डिस्चार्ज होगा या चार्ज होगा? Charge. चार्ज। वेरी गुड। तो वही हम यहां कर रहे हैं। तो डायग्राम की भावनाओं को समझ जाना कि भैया ये मेरा छोटा वाला सेल है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, और अब की बार मैंने इसको बड़े सेल से कनेक्ट किया। तो अब की बार ये करंट देगा नहीं, अब की बार ये करंट क्या करेगा, ये लेगा। करंट लेगा। लेगा। बिल्कुल, बढ़िया। फिर से वही पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो सी, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो डी। अब मेरे को बताओ, अब कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, सी पे या डी पे? सर डी पे। D पे. वेरी गुड। अब की बार पोटेंशियल डी पे ज्यादा होगा क्योंकि करंट अब इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। अल्टीमेटली मैं फिर से क्या लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं वी ए माइनस वी बी। मतलब मेरा कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है और कौन सा एंड पॉइंट है? ए स्टार्टिंग A. पॉइंट है एंड पॉइंट बी। B, sir. Sir, A final और B हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, तो ए फाइनल है और बी क्या है, इनिशियल। इनिशियल। initial. तो जब मैं बी से ए तक पहुंच रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैं पहुंचा बी से सी तक, फिर मैं गया सी से डी तक। तो जब मैं सी से डी तक गया, तो बताओ मैंने कैसे ट्रेवल किया? Sir, low to high. High. High to low, sorry. हाई टू लो। अरे भैया सी मेरा लो पे था, डी मेरा हाई पे था। Low to सर high. लो टू हाई। Or to high. क्या तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो? रिपीट करूं? यस Yes. सर। Yes, sir. डन डन। देखो मैंने आपसे बोला कि जो मेरा करंट है ना वो ट्रैवल कर रहा है कहाँ पे, राइट हैंड साइड ट्रैवल कर रहा है। मतलब अब की बार मेरा करंट डी से लेके सी तक जा रहा है। अगर मेरा करंट सी से डी से लेके सी तक जा रहा है, तो करंट तो हमेशा हाई से लेके लो तक जाता है। तो मतलब डी और सी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? डी D. का पोटेंशियल D. ज्यादा होगा सी से। लेकिन मैं इक्वेशन जो लिख रहा हूं, इक्वेशन जब मैंने लिखना चालू करा, तो मैं डी से सी तक जा रहा हूं या सी से डी तक जा रहा हूं? C से D तक. सी से डी तक। तो जब मैं सी से डी तक जा रहा हूं तो सी तो कम पे है, डी ज्यादा पे है। तो मतलब जब मैं सी से डी गया तो मैंने कैसे ट्रेवल किया है? लो टू हाई। लो टू हाई। क्या अब ये चीज क्लियर हो गई? यस Yes, सर। sir. जो लो टू हाई ट्रेवल करते हैं तो भैया पॉजिटिव लिखते हैं, और आई आर जो करंट फ्लो कर रहा होगा, आई और रेजिस्टेंस। फिर मैं गया डी से ए तक। तो जब मैं डी से ए तक गया, तो मैं हाई टू लो ट्रेवल किया या लो टू हाई, मतलब उल्टा क्या Low किया है to मैंने? high. लो टू हाई। High. वेरी गुड। जब भैया हम डी से ए तक गए हैं, डी से ए तक गए हैं, तो हम लो टू हाई गए हैं। कैसे पता चला कि लो टू हाई गए हैं? ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो फिर से मेरे को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? पॉजिटिव। प्लस। तो अब की बार आप देखो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है, ईएमएफ में अब की बार ऐड हो रहा है। तो अब की बार आपका जो पोटेंशियल होगा, क्या वो ईएमएफ से कम होगा या ज्यादा होगा?
ज्यादा होगा। ज्यादा तो होगा। याद रखना पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन कौन से केस में हो सकता है? लो टू जब मैं हाई। चार्जिंग बैटरी हो को बैटरी। ज्यादा मतलब बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ तब। Yes. डन सर। Done? बढ़िया। डन सर। तो इसी बात पे बस दो केसेस छोटे छोटे से और बचे हैं, कर लें वो भी डिस्कस। यस सर। यस सर। नेक्स्ट केस है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है मैंने अपने हाथ में ये बैटरी रखी हुई है, इसको किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया हुआ, बस मैं ऐसे ही हाथ में लेके घूम रहा हूं इसे, ओपन सर्किट। तो अगर मैं इस बैटरी को ऐसे ही ओपन सर्किट में बना रहा हूं, मतलब किसी कनेक्ट से कनेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? नो सर। नो सर। ये तो आपको लॉजिकल है ना, अगर करंट फ्लो कर रहा होता तो हाथ में करंट लगता मेरे को, करंट फ्लो नहीं कर रहा है मतलब। मैं यस फिर से वही लिखना चाहता हूँ वी ए माइनस वी बी, मतलब जो मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ वो ऐसे लिखना चाहता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट बी है एंड पॉइंट ए है। तो बताओ अब इक्वेशन क्या लिखूं, अब सोच के बता दो। तो भैया पहले मैं गया सी से लेके डी तक, तो जब मैं सी से लेके डी तक गया तो कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो कितना लिखूंगा यहाँ पे? जीरो। जीरो। लेकिन फिर मैं गया डी से लेके ए तक, जब मैं डी से लेके ए तक गया तो मैं कैसे ट्रैवल किया? लो टू हाई। लो High. टू हाई, और उसका ईएमएफ ई। तो इधर अगर आप एक चीज नोटिस करो, मेरा पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर आ सकता है, कब आ सकता है? जब ओपन ओपन सर्किट हो। सर्किट। ओपन तो सर्किट। अगर मेरे पास हाथ में बैटरी है, मैं पूछूं इसका ईएमएफ कितना है, तो आप बोलोगे 1.5 वोल्ट। मैं पूछूं इसका पोटेंशियल कितना है, तो आप बोलोगे सर 1.5 अभी वोल्ट। आपने कनेक्ट तो किया ही नहीं है, तो पोटेंशियल और ईएमएफ अभी दोनों बराबर ही हैं, तो इसका पोटेंशियल भी अभी कितना ही होगा? 1.5 वन 1.5 वोल्ट। पॉइंट वोल्ट। फाइव तो ओपन सर्किट भी आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। आ जाओ लास्ट पे, शॉर्ट सर्किटिंग, और आज का किस्सा खत्म। शॉर्ट सर्किटिंग में हम क्या कर रहे हैं, मेरे को चुल थोड़ी ज्यादा थी, मैं कुछ चीजें ऑब्जर्व करना चाहता था, तो मैंने क्या किया, मैंने ये बैटरी तो ली, लेकिन अब की बार मैंने ना इसको किसी बल्ब से कनेक्ट नहीं किया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वायर ली, वायर का एक एंड पॉइंट इधर ज्वाइन किया, और उस वायर को घुमा के दूसरा एंड पॉइंट क्या कर दिया, दूसरे पॉइंट पे ले आया। मतलब कोई बल्ब वगैरह कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ एक वायर कनेक्ट करी है। क्या ये चीज समझ में आई है? यस सर। डन। अगर आप एक चीज नोटिस करो, जो ये ऊपर वाली वायर है, मैं इस पे कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रहा। अगर कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रहा तो ये वायर कैसी कहलाएगी मेरी? परफेक्टली। परफेक्टली वेरी कंडक्टिंग गुड, वायर। परफेक्टली कंडक्टिंग वायर। अभी मैंने आपको बताया था कि जब मेरी परफेक्टली कंडक्टिंग वायर होती है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। अगर यस रेजिस्टेंस सर। जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। वेरी गुड। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वी ए बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब मेरा पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। सेम। सेम होगा, इसलिए दोनों का सबट्रैक्शन जीरो आया है। यस सर। डन। तो भैया मेरे को इक्वेशन पता है, डेल्टा वी ए बी की इक्वेशन होती है ईएमएफ माइनस आई आर, लेकिन ये टर्म तो जीरो हो गया, तो मेरे को बताओ ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर आएगी? आई आर। Yeah. आई आर। वेरी गुड। तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं इस बैटरी को एक वायर से ही आपस में कनेक्ट कर दूं, तो ये बैटरी मेरा डिस्चार्ज होना शुरू कर देगी। और ये बैटरी डिस्चार्ज होना क्यों शुरू कर देगी? क्योंकि ये बैटरी अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट क्या कर रही है, ये बैटरी अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रही है। अगर इस बैटरी को मैं खुला छोड़ देता हूं, तो फिर ये बैटरी अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रही, तो उस केस में ये बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी, ये बैटरी का ईएमएफ इसके पोटेंशियल के बराबर ही आएगा। क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? Yes, अपने sir. आप इंडिकेटर देता है, बोलता है हाँ आवाज करता है जोर से। हाँ गगन, तुम पहले अपनी ठीक करा लो, बाइक जो भी कार वगैरह ठीक करा रहे हो, माइक ऑन करके वो भी। तो याद रखना शॉर्ट सर्किटिंग में होता क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग में अगर मैं इस बैटरी को किसी वायर से कनेक्ट करके छोड़ दूं, तो ये बैटरी अपने आप डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और देखो इसी के लॉजिक भी एक लॉजिक मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे एक लॉजिक होता है। अगर आप अपने एसी रिमोट के पीछे कभी भी नोटिस करो कुछ लिखा होता है, एक मिनट रुक जाओ आप जरा, ये किसने इतनी शानदार सीटी मारी? भैया याद रखना कि तुम लोगों का जो ये वॉइस और कैमरा कंट्रोल है ना, वो मेरे हाथ में है, मतलब मैं चाहूँ तो तुम सबको म्यूट कर सकता हूँ,
फिर तुम अनम्यूट नहीं कर पाओगे अपने आप को। उसमें ना मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा ना तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। तो वो चीज के लिए मेरे को फोर्स मत करना। बाकी बीच बीच में मस्ती मार सकते हो, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। यस सर। ये बात ठीक है। यस सर। अच्छा यस ध्रुव तुमने मारी थी क्या सीटी? नो सर मैं नहीं था, सर मैं नहीं था अच्छा। इसका। अरे ठीक है, वैसे जिसने भी मारी बढ़िया है भैया, शाहरुख खान बन रहा है। अब मेरे को तुमने मुद्दे से भटका दिया, मैं क्या बोल रहा था यार। हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर तुम कभी भी अपना एसी रिमोट वगैरह देखो, उसके पीछे एक नोटिस लिखा होता है कि जब भी हमारा रिमोट बहुत टाइम के लिए यूज ना हो रहा हो, 1-2 महीने के लिए यूज ना हो रहा हो, तो हमें हमेशा बैटरी निकाल के रख देनी चाहिए। ऐसा क्यों लिखा होता है, इसका लॉजिक बताओ। क्या आप सबने कभी ये देखा भी है या नहीं नोटिस किया ये चीज? No, सर sir. बैटरी फूल जाती है। चलो डन, मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि यार अगर आपने अपने बैटरी को अपने रिमोट कंट्रोल में कनेक्टेड रखा हुआ है, मैं एसी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एसी हमारा सीजन सीजन चलता है भाई, गर्मियों में चलता है और पूरी सर्दी बंद रहता है। तो 6 महीने तो रिमोट कोने में पड़ा रहता है, जैसे अभी मेरे घर में हो रहा है। 6 महीने रिमोट भाई ऐसे कोने में पड़ा हुआ है। तो होता क्या है, भले ही आप रिमोट यूज ना कर रहे हो, अगर आप रिमोट यूज कर रहे हो तो वो तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला केस, डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। लेकिन अगर आप अपना रिमोट यूज नहीं कर रहे, तो वो वाला केस बन जाएगा लास्ट, शॉर्ट सर्किटिंग वाला केस। कि आप यूज नहीं कर रहे हो लेकिन आपने उसको सर्किट तो कंप्लीट करके रखा हुआ है ना। यस सर। तो अगर यस आपने सर। सर्किट कंप्लीट करके रखा हुआ है तो उस केस में भी आपकी बैटरी यूज हो रही है, लेकिन उस केस में आपकी बैटरी रिमोट कंट्रोल को यूज करने में यूटिलाइज नहीं हो रही। वो किस चीज में यूज हो रही है, अपने खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस में यूज हो रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। बढ़िया। यार आपने ये नहीं सुना कि भले ही आप टीवी रिमोट से ऑफ कर दो लेकिन फिर भी आपको मेन स्विच से ऑफ करना चाहिए? बिल्कुल वही Yes, सेम sir. रीजन है Yes, कि sir. भले ही आप यस टीवी सर। यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन भैया आपकी बैटरी तो कनेक्टेड है ना, आपका मेन स्विच तो कनेक्टेड है, तो वो तो चार्ज देते जा रहा है, देते जा रहा है। Yes. यस सर। Done. यस तो सर। बस आज तक के लिए भैया इतना ही है। अब ये पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना और मेरे को चेक करके बता दो, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। नो सर। नो सर। बढ़िया। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, किरचॉफ रूल, नोडल एनालिसिस, अब थोड़े उस वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। यस Yes. सर। Yes, डन sir. डन और डन। तो भैया Thank आज you. के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।